माइग्रेन हेडेक ये क्या होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज होता है। दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ वो है माइग्रेन हेडेक। जी दोस्तों, माइग्रेन हेडेक के बहुत सारे पेशेंट मेरे पास OPD में भी आते हैं और बहुत सारे लोग फ़ोन करके और व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक रहता है, कहीं ये माइग्रेन का हेडेक तो नहीं है और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आइए आज हम बात करेंगे माइग्रेन हेडेक की। दोस्तों माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक होता है जिसके लिए हम OPD में या न्यूरोलॉजिकल OPD में या मेडिसिन की OPD में जाते हैं। दोस्तों आखिरकार ये हेडेक होता क्या है और ये कितने परसेंट लोग इससे ग्रसित हैं। दोस्तों वर्ल्ड वाइड 15% ऑफ फीमेल्स, 15% वर्ल्ड की महिलाएं और 6% वर्ल्ड के पुरुष माइग्रेन हेडेक की चपेट में हैं। जी दोस्तों ये हेडेक होता कैसा है, आप कैसे पहचानें कि आपको माइग्रेन हेडेक है। तो दोस्तों माइग्रेन हेडेक का जो कैरेक्टर होता है दैट इज़ एपिसोडिक का मतलब इट अकर्स फॉर फ्यू आवर्स देन इट गोज। ये कुछ घंटों के लिए होता है, यूजुअली 4 to 72 आवर्स इसकी रेंज होती है, 4 से लेकर 72 घंटे तक ये हेडेक अचानक से होता है। और इस हेडेक का जो नेचर होता है दैट इज़ हम इसको बोलते हैं पल्सेटिंग हेडेक या थ्रॉबिंग हेडेक। पेशेंट को एक बीटिंग सेंसेशन सी होती है, उस टाइप का ये हेडेक होता है। और दोस्तों ये मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का भी होता है। और दोस्तों जब ये हेडेक होता है तो इस हेडेक के दौरान मरीज़ को रोशनी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो बिल्कुल भी रोशनी नहीं देख सकता। अगर उसको ब्राइट लाइट थोड़ी सी भी उसकी आंखों में लगेगी तो उसको जो पेन की इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें साउंड, पेशेंट साउंड से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उसको हल्का सा भी लाउड नॉइस अगर उसको आप सुनाएंगे तो उसका पेन जो है वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए पेशेंट जो है ना ही ब्राइट लाइट को देख सकता है, ना ही उस समय कुछ तेज़ आवाज़ को भी नहीं सुन सकता। उसका मन करता है कि बस बिना किसी से बात करे बस आराम से चुपचाप एक अंधेरे कमरे में मैं बैठा रहूँ या लेटा रहूँ। उसके बाद दोस्तों ये मूवमेंट से, नेक की मूवमेंट से भी बढ़ जाता है या किसी प्रकार की कोई स्मेल होती है उससे भी ये बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जब ये दर्द होता है तो मरीज़ को जो है नौजिया या वॉमिटिंग मतलब उल्टी का मन होता है या उल्टी भी हो जाती है। और दोस्तों कई बार ये जो हेडेक होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है ट्रैवलिंग से, सफ़र करने से। कई सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम सफ़र करते हैं बस में, ट्रेन में, तो उसके बाद बहुत तेज़ सर में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों ये माइग्रेन का ही हेडेक होता है। दोस्तों माइग्रेन का हेडेक यूजुअली यूनिलैटरल होता है, मतलब एक तरफ, मतलब सर के एक हिस्से में, चाहे राइट चाहे लेफ़्ट, किसी एक हिस्से में ये ज़्यादा कॉमन होता है। दोस्तों इसके बाद हम ये बोलते हैं कि इसमें क्या क्या इसके फ़ेज़ होते हैं। तो दोस्तों इसके यूजुअली 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहले तो इसका हम बोलते हैं प्रोड्रोम। प्रोड्रोम का मतलब ये होता है कि दर्द शुरू होने से पहले पेशेंट को क्या क्या साइंस या सिम्टम्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहले यॉइंग का मतलब उबासी आना, पेशेंट को बहुत उबासी आने लगती है। पेशेंट बहुत टायर्ड फील करने लगता है, अचानक से मूड चेंज हो जाता है, नेक में डिस्कम्फर्ट, गर्दन में दर्द होने लगता है, पॉलीयूरिया या बार बार यूरिन आने लगती है, या किसी फूड की क्रेविंग होने लगती है। कोई पर्टिकुलर ऐसा खाना होगा जो उसकी क्रेविंग होने लगती है। सबसे पहले ये होता है। उसके बाद दोस्तों हेडेक शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो हेडेक होता है दैट इज़ एपिसोडिक, अचानक से शुरू होगा, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद दर्द अचानक से शुरू हो जाएगा और जो उसका दर्द होता है वो 4 से लेकर 72 घंटे के दौरान जो है इतने समय तक रह सकता है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है।
और ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है। और ये कैसा दर्द होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग, बीटिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है। और इट अकर्स यूनिलेटरल मतलब आधे सिर में ये दर्द होता है। और इट एसोसिएटेड विद नोजिया, वॉमिटिंग, या हम इसे कहते हैं, और इसके साथ बोलते हैं फोटोफोबिया, फोनोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब रोशनी से पेशेंट को डर लगने लगता है, जैसे ही ब्राइट लाइट उसके सामने आती है तो वो पेशेंट का जो पेन होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या कोई लाउड नॉइज़ होती है तो पेशेंट का पेन अचानक से बढ़ जाता है। तो पेशेंट जो है ऐसी स्थिति में ना किसी से बात करते हैं, ना वो कोई लाउड नॉइज़ सुनना पसंद करते हैं, वो चुपचाप एक अपने कमरे में लेटे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो फेज़ होती है वो होती है पोस्ट ड्रोम की, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को सबसे मोस्ट कॉमन टायर्डनेस होती है, फटीग रहती है। उसके बाद दोस्तों पेशेंट को कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक पेन, गर्दन में पेन हो सकता है। ये यूजुअली लास्ट करता है आवर्स टू डेज़। जो दोस्तों जो हेडेक होता है वो यूजुअली लास्ट करता है 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक। और ये जो पोस्ट ड्रोम की जो फेज़ होती है ये भी लास्ट करती है आवर्स टू डेज़ तक। उसके बाद दोस्तों कुछ मरीज़ों में माइग्रेन जो होता है वो ऑरा के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा। तो दोस्तों ये 25% केसेस में होता है। दोस्तों ऑरा का मतलब 3-4 टाइप का ये होता है। ऑरा का मतलब सबसे पहली इसमें चीज़ है, कोई विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसमें दोस्तों मरीज़ को जो है फ्लैशिंग ऑफ लाइट दिख सकती है, या फिर जिगजैग लाइंस मूविंग अक्रॉस द विजन फील्ड। जो पेशेंट देख रहा होता है उसमें उसको जिगजैग सी लाइंस दिख सकती हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। फ्लैशिंग ऑफ लाइट, एक रोशनी दिख सकती है और जिगजैग सी लाइन दिख सकती है। दोस्तों ये जब पेशेंट को हेडेक हो जाता है उसके बाद पेशेंट को ये सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं। दोस्तों उसके बाद कुछ मरीज़ों में इसमें जो है ऑरा में एक चीज़ और होती है, हेमीपैरेसिस। कुछ लोगों में जो है वो एक तरफ के बॉडी सुन्न पड़ सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। कुछ लोगों को दोस्तों वर्टाइगो या अटैक्सिया हम बोलते हैं, मतलब एक तरह से चक्कर आना, या फिर पेशेंट को ऐसा लगता है अगर वो चल रहा है तो लगता है कि एक तरफ को पेशेंट गिर जाएगा, बैलेंस नहीं बन पाता है प्रॉपर बॉडी का, तो वो सब भी इसमें होता है। दोस्तों लास्ट में एट लास्ट एक समरी जो इसकी ये है हेडेक के लिए, वो ये है कि पेशेंट को एपिसोडिक हेडेक होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा, आधे सर में होगा, और जो है वो थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग टाइप का होगा, एसोसिएटेड विद नोजिया, वॉमिटिंग, उसको उल्टी करने का मन करेगा, उल्टी होगी। और इसमें फोटोफोबिया, फोनोफोबिया मतलब रोशनी, पेशेंट को जैसे भी रोशनी, तेज़ रोशनी उसकी आंखों में पड़ेगी उसका दर्द बढ़ जाएगा, या कोई तेज़ साउंड उसके कान में पड़ेगी तो उसका सर में दर्द बढ़ जाएगा, या फिर कहीं वो ट्रैवल करेगा तो उसको दर्द होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं माइग्रेन हेडेक की। दोस्तों इसके बाद सबसे बात होती है, वो लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसके ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं, क्यों ये माइग्रेन का हेडेक जो है होता है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर करती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ होती है ब्राइट लाइट, तेज़ रोशनी, साउंड, बहुत तेज़ नॉइज़, हंगर, भूखा रहना। कोई जो लोग भूखे रहते हैं उनको भी माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो जाता है। स्ट्रेस से माइग्रेन हेडेक बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, बहुत ज़्यादा लोगों में ट्रिगर होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, जिम करते हैं, तब हमारे सर में दर्द होने लगता है, तो ये भी एक ट्रिगर फैक्टर है। उसके बाद दोस्तों लैक ऑफ स्लीप, नींद कम लेना, दैट इज़ ऑल्सो ए ट्रिगर। अल्कोहल, शराब का सेवन करना, वो भी ट्रिगर होता है। या ट्रैवलिंग, कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं बस या ट्रेन में या किसी भी माध्यम से ट्रैवल करते हैं, उनमें भी ये ट्रिगर हो जाता है। दोस्तों इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक तरह से मेडिकल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि रिपीटेड पेन अटैक ऑफ हेडेक लास्टिंग फॉर 4 to 72 आवर्स। रिपीटेड मतलब बार बार हेड एक जो लास्ट करता है 4 to 72 आवर्स, प्लस एनी टू ऑफ द दिस थिंग, मतलब या तो वो यूनिलेटरल होना चाहिए, थ्रॉबिंग होना चाहिए, एग्रीवेटेड बाय मूवमेंट, हम भी कुछ भी नेक मूवमेंट करेंगे तो वो पेन एग्रीवेट हो जाएगा, एंड इट इज़ मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी तेज़ दर्द होता है, प्लस इसके साथ पेशेंट को नौजिया होना चाहिए, वॉमिटिंग होनी चाहिए, उल्टी का मन करना या उल्टी होना, ये सब होना चाहिए। फोटोफोबिया मतलब रोशनी से डर लगना, फोनोफोबिया मतलब तेज़ आवाज़ से डर लगना, क्योंकि इन तेज़ रोशनी या तेज़ आवाज़ से ये दर्द बढ़ जाता है, तो वो सब होना चाहिए। तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इसके माइग्रेन में आते हैं।
उसके बाद दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब वो ऐसे कुछ चीज़ें जिसमें दवाई हम नहीं देते हैं। तो इनिशियली हम माइग्रेन का ट्रीटमेंट इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि हम मरीज़ को ये बोलते हैं कि उसको अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करना है। ट्रिगर का मतलब क्या चीज़ वो ऐसा करता है, जैसे मैंने ट्रिगर्स बताए थे कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिससे उसको माइग्रेन का दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसको अवॉइड करना है, जो भी आपका ट्रिगर है जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें। सबसे बेस्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कि जिस चीज़ से हो रहा है उसको हम अवॉइड करें। उसके बाद दोस्तों पेशेंट को हम बोलते हैं कि हेल्दी डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइजेस करे, रेगुलर जो है वो अपना स्लीपिंग पैटर्न को एक रेगुलर रखे, अवॉइड एक्सेस कैफ़ीन या अल्कोहल, उसको अवॉइड करें, शराब को जो है वो ना पिएँ। कैफ़ीन मतलब चाय कॉफ़ी को भी लिमिटेड मात्रा में पिएँ। उसके बाद दोस्तों हम पेशेंट को बोलते हैं कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, हम पेशेंट को बोलते हैं योगा करने को, या ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस। दोस्तों ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक प्रकार की मेडिटेशन एक्सरसाइजेस है जो बहुत ही कॉमन है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो ये मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को करने को बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसमें ये देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को इन सब चीज़ें करने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक टिक मार्क लगा के पॉइंट बोलना चाहता हूँ, सिर्फ दवाई ही इसका इलाज नहीं है। इन सब चीज़ों से भी काफ़ी मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता भी हूँ। दोस्तों इसके बाद जो इसका इलाज होता है वो होता है एक्यूट अटैक। जब पेशेंट को दर्द शुरू हो जाता है उस समय इसका जो इलाज होता है उसमें दोस्तों अगर पेशेंट को माइल्ड है, मतलब हल्का फुल्का पेन है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो हम इसको दवाई, खाने की दवाई दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो हम इसमें इंजेक्शन लगाते हैं। दोस्तों इसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल पैरासीटामोल से लेकर के जो हमारे एनएसएड्स होते हैं जैसे डिक्लोफेनेक वगैरह, नेप्रॉक्सन वगैरह, वो सब हम इसमें देते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत सारी दवाइयाँ और भी आती हैं, जैसे ट्रिप्टैन्स होती है, जैसे इसमें एक सुमाट्रिप्टैन होती है। सुमाट्रिप्टैन का नेप्रॉक्सन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, जो हमें दवाई जो दवाई होती है स्पेसिफिकली ये दर्द शुरू होने से पहले लेनी होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब इसका दर्द शुरू होता है तो मरीज़ को पता चल जाता है कि उसको दर्द होने वाला है, तो पेशेंट को उसी समय दवाई ले लेनी है, उसका लेट नहीं करना है। लेकिन दोस्तों ये जो दवाइयाँ होती हैं ये आप मतलब आप जब हमारे पास आते हैं हम पूरा एग्ज़ामिन करते हैं, आपकी बाकी सब चीज़ों को भी देखते हैं, उसके बाद ही दवाई शुरू करते हैं। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के बिना आप ये दवाई ना लें, आप डॉक्टर से परामर्श लें, चाहे मुझसे परामर्श ले लें, मुझसे आप ईमेल आईडी मेरी आप ले लें, उससे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लें, या कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाएँ, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएँ, उसके बाद ही ये दवाई शुरू करें। बिना डॉक्टर की सलाह की दवाई ना लें, क्योंकि इसके काफ़ी सारे इंडिकेशन भी होते हैं जो हमें देखने होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ होती है, जो पेशेंट को हम ये बताते हैं कि जो दवाइयाँ होती हैं वो दर्द शुरू होने से आप पहले लें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो प्रोफाइलैक्सिस में भी कि दर्द ना हो, उसमें भी काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम बीटा ब्लॉकर, एमिट्रिप्टिलिन, नॉन ट्रिप्टिलिन, या बहुत सारी और जो दौरे की दवाइयाँ होती हैं, टोपिरामेट, वेलप्रोएट वगैरह, वो सब भी इसको दर्द देते हैं। लेकिन दोस्तों ये हम लोग मरीज़ को पूरा देखने के बाद बहुत और भी सारी कंडीशन देखने के बाद फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये जो दवाइयाँ हैं ये डॉक्टरी सलाह के बिना आप ना लें, डॉक्टर को जाके दिखाएं और तभी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब आप करें। दोस्तों इसमें ये जो दर्द होता है ये बहुत दवाइयों से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। मैं आप आज तक काफ़ी सारे पेशेंट को जो है ट्रीट कर चुका हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मेरे को देखने को मिला है। कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको एज ए स्टार्टिंग लेनी होती हैं, जब दर्द शुरू होने से पहले लेनी होती हैं, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको प्रोफाइलैक्सिस मतलब वो दर्द ना हो तो उसमें लेनी होती हैं, तो वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है हमारे पास। तो जब भी आप को ऐसा दर्द लगे आप डॉक्टर के पास जाएं और दवाइयों की सलाह लें। और दोस्तों जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगा, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, दोस्तों उसका भी बहुत अच्छा रोल है।
इवन दैट हमारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है हैरिसन, उसमें लिखा है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दवाइयों के बराबर इफ़ेक्टिवनेस रखता है। अगर उसको आप अच्छे से फॉलो करें, उसको आप अच्छे से करें, तो वो भी दवाइयों के बराबर उसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है। तो दोस्तों, जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलर करें। ये नहीं है कि हम बहुत लेट नाइट सो रहे हैं और सुबह बहुत लेट जग रहे हैं, या एक लिमिट से बहुत ज़्यादा सोना या लिमिट से बहुत कम सोना, वो भी दिक्कत होती है। अवॉइड एक्सेस ऑफ कैफ़ीन, अल्कोहल, जैसे मैंने बताया, वो सब करें। और कोई भी आपको स्ट्रेस होता है तो उसको अवॉइड करें, जितना हो सके अवॉइड करें। आजकल के टाइम में स्ट्रेस तो सभी को होता है, लेकिन जितना हो सके उसको अवॉइड करें। उसके बाद दोस्तों, योगा करें, मेडिटेशन करें। और योगा मेडिटेशन के लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं कि वो कैसे करते हैं। बहुत इजी होता है, आप सब लोगों को पता भी होगा। योगा करना, मेडिटेशन करना दोस्तों, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और बस दोस्तों, माइग्रेन में इतना ही है दोस्तों। मैं ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं बहुत समय से परेशान होते हैं माइग्रेन के हेडेक के लिए। जबकि आपको अगर ऐसा लगे, आपको जैसा दर्द मैंने बताया ऐसा है, तो तुरंत आप नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और तुरंत जा कर के इसकी दवाई लें। तो आप इसमें जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।